गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम सीए फाउंडेशन के लिए अकाउंटिंग का पेपर पढ़ रहे हैं, उसमें हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 में, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिट्स। पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं थोड़े से, ताकि हमें समझ में आ जाए। जो एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस तो आप समझते ही हैं, जो आप अपने बिजनेस के लिए जो भी कैश का आउटफ्लो कर रहे हैं, जो पैसा आपका जा रहा है डे टू डे एक्टिविटी के रिलेटेड या किसी भी असेट को परचेज करने में, वो एक्सपेंसेस होता है। एक्सपेंसेस भी दो तरीके के होते हैं, एक रेवेन्यू नेचर के होते हैं जिन्हें आप रेवेन्यू एक्सपेंसेस बोल सकते हैं, और एक होते हैं कैपिटल नेचर के, कैपिटल एक्सपेंसेस। अब क्वेश्चन सबसे पहले तो माइंड में ये आता है कि एक्सपेंसेस को दो पार्ट में बांटा क्यों गया है, जो बिजनेस के खर्चे में दो पार्ट में क्यों बांटा जा रहा है। क्योंकि जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं इनका बेनिफिट हमें इमीडिएटली मिल जाता है, या तो हाथों हाथ मिल जाता है या विद इन 1 ईयर मिल जाता है, 1 साल के अंदर मिल जाता है, उन्हें तो हम रेवेन्यू एक्सपेंसेस बोलते हैं। ऐसा कोई भी एक्सपेंस जिसका बेनिफिट आपको या तो इमीडिएटली मिल जाएगा या विद इन 1 ईयर मिल जाएगा, उसे आप रेवेन्यू एक्सपेंसेस बोलते हैं। और ऐसा कोई भी एक्सपेंस जिसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलता है, जो 1 साल से ज़्यादा मिलता है, और जिसमें हैवी इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब अमाउंट ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, उसे आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस बोलते हैं। अब इन्हें दो पार्ट में क्यों बांटा गया, हम 11th से पढ़ रहे हैं P&L अकाउंट, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक तो डेबिट साइड जहाँ आप एक्सपेंस लिखते हैं, और एक होती है क्रेडिट साइड जहाँ आप अमाउंट लिखते हैं, इनकम लिखते हैं। क्रेडिट साइड में आप इनकम लिखते हैं कि सेल इतनी हुई है, इतना आपकी और इनकम है। इसी तरह आपकी परचेज है, आपके सैलरी है, कमीशन, बोनस, जो भी खर्चे वो इधर लिखते हैं आप, राइट। तो इसमें P&L 1 साल की सिचुएशन बताता है कि 1 साल बाद ड्यूरिंग द फाइनेंशियल आपको कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं वो तो सेम ईयर में बेनिफिट देते हैं, तो जो जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं वो तो सेम ईयर में ही P&L में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। पर जो कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई फिक्स एसेट आपने खरीदी, कोई बिल्डिंग आपने खरीदी जिसकी लाइफ है 20 साल, और वो 2 करोड़ की बिल्डिंग है, तो क्या अब ये 2 करोड़ का जो एक्सपेंस हुआ, कैश का जो आउटफ्लो हुआ, वो आप एक साथ P&L के डेबिट में लिख देंगे, एक्सपेंस मानते हो P&L के डेबिट में लिख दें, तो आपकी जो सीधे जो आपकी कंपनी या फर्म है वो सीधे लॉस में आ जाएगी। क्योंकि एक ही खर्चा 2 करोड़ का, भी तो बहुत सारे खर्चे हैं, लाइट पानी के बिल है, एम्प्लॉय की सैलरी है, स्टाफ परचेज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कैपिटल एक्सपेंसेस जो है तो 20 साल के लिए किया है ना आपने, 20 साल तक चलेगी वो बिल्डिंग, ठीक है, और 2 करोड़ है, तो आप इस पूरा 2 करोड़ कैसे लिख सकते हैं P&L में, क्योंकि ये मैचिंग कॉन्सेप्ट को वायलेट कर रहा है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था आपने स्टार्टिंग के चैप्टर में, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जिस साल की इनकम है उसी से रिलेटेड खर्चे लिखो। तो खर्चा तो आप 20 साल का एक साथ लिख रहे हैं P&L अकाउंट में, 1 साल का कहाँ लिख रहे हैं। इससे हम कैपिटल एक्सपेंसेस को प्रपोर्शनेट बेसिस पे P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। कोई बच्चा ऐसे बोलेगा कि सर 2 करोड़ का खर्चा 20 साल के लिए किया, राइट, 20 साल के लिए हमने 2 करोड़ का खर्चा किया, तो 1 साल के लिए कितना किया, हम डिवाइड लगा देंगे इसमें, ठीक है, तो 10 लाख आ जाएगा, राइट। तो हर साल डेप्रिसिएशन के नाम से हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं फिक्स असेट पे, डेप्रिसिएशन के नाम से हर साल 10-10 लाख रुपए P&L के डेबिट में जाते जाएंगे, और ये 20 साल बाद इस असेट की वैल्यू अपने आप ज़ीरो हो जाएगी। इससे हमें पता करना है कि एक्सपेंसेस कैपिटल और रेवेन्यू क्यों होते हैं, क्योंकि जो रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं वो तो सेम ईयर में P&L में आप ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि उनका बेनिफिट या तो इमीडिएटली मिल जाता है या विद इन 1 ईयर मिल जाता है। जैसे एम्प्लॉय की सैलरी आप दे रहे हैं, तो वो काम भी तो कर रहा है, आपको बेनिफिट दे रहा है, और 1 साल के अंदर वो काम भी करके देगा और आप सैलरी देंगे, तो रेवेन्यू एक्सपेंस है। लाइट पानी के बिल हो गए, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंस है। कैपिटल एक्सपेंस है जिनका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर मिलेगा, 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलेगा, तो आप उनको पूरा एकदम P&L में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, केवल 1 साल के एक्सपेंस ही ट्रांसफ़र करेंगे, तो आप धीरे धीरे प्रपोर्शन करके कैपिटल एक्सपेंसेस को P&L में ट्रांसफ़र करते हैं। तो इस चैप्टर में हमें वो रूल समझने हैं, वो आइडियोलॉजी समझनी है कि कैसे हमें पता चलता है कि एक्सपेंस रेवेन्यू है और ये एक्सपेंस कैपिटल नेचर का है। अब हम रीड कर लेते हैं। अकाउंटिंग एम्स, अकाउंटिंग का जो मोटिव होता है, इन असर्टेनिंग एंड प्रेजेंटिंग द रिजल्ट, असर्टेन मतलब कैलकुलेट करना, प्रेजेंट मतलब शो करना रिजल्ट ऑफ बिजनेस, रिजल्ट मतलब वही प्रॉफिट या लॉस ऑफ द बिजनेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, फॉर असर्टेनिंग द पीरियोडिकल बिजनेस रिजल्ट। जब भी आप एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए रिजल्ट निकाल रहे हैं, पर्टिकुलर पीरियड क्या होता है, 1 ईयर, हम 1 ईयर के लिए निकालते हैं फाइनेंशियल ईयर। इंडिया में फाइनेंशियल जनवरी अप्रैल से शुरू होता है हर बिजनेस का, और 31 मार्च को नेक्स्ट ईयर एंड होता है।
द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन शुड बी एनालाइज। तो आपको देखना होता है कि जो ट्रांजेक्शन हुए उनका नेचर क्या है। इट मीन्स वेदर दे आर कैपिटल, या तो कैपिटल नेचर के हैं या रेवेन्यू नेचर के हैं। रेवेन्यू एक्सपेंसेस रिलेट टू द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड, जो डे टू डे के ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं, जो खर्चे लाइट पानी के बिल, एम्प्लॉय की सैलरी, ये और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस होंगे। और द रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड, रेवेन्यू को कमाने के लिए, इनकम को कमाने के लिए। जैसे आप कपड़े का बिजनेस करते हैं तो कपड़ा पहले खरीदोगे तभी तो बेचोगे, तो जो रेवेन्यू को कमाने के लिए भी जो खर्चा हो रहा है, रेवेन्यू मतलब इनकम को, सेल को कमाने के लिए भी जो खर्चा हो रहा है वो रेवेन्यू एक्सपेंस होगा। ड्यूरिंग द पीरियड और द आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर बेनिफिट ऑफ विच डू नॉट एक्सटेंड बियॉन्ड दैट पीरियड, और जो बेनिफिट होगा उस खर्चे का उस साल के बाद नहीं मिलेगा, यानी 1 साल तक ही मिलेगा, उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में ही मिलेगा। वेयर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ जनरेट इंड्यूरिंग बेनिफिट, इनमें मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स वो देंगे आपको मोर देन 1 ईयर, एंड हेल्प इन रेवेन्यू जनरेशन ओवर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। रेवेन्यू एक्सपेंसेस मस्ट बी एसोसिएटेड विद द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द एंटिटी, वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड होंगे। देयरफॉर वेयर एज प्रोडक्शन एंड सेल जनरेट रेवेन्यू इन द अर्निंग प्रोसेस, जो सेल को करने के लिए जो भी आप खर्चा करते हैं, यूज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन सपोर्ट ऑफ दोज फंक्शन कॉज एक्सपेंसेस टू अकर, वो एक्सपेंसेस अकर होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थ्रू मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल आप पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग के चैप्टर में। मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जिस साल के आप इनकम लिख रहे हैं उसी से रिलेटेड एक्सपेंस लिखेंगे, यानी इनकम तो इस साल के लिख रहे हो, खर्चे 10 साल के एक साथ लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। विच टेल अस, जो कि बताता है, एंड हाउ मच ऑफ एक्सपेंस टू बी चार्ज, कि आपको कितना एक्सपेंस चार्ज करना है, मतलब घटाना है, चाहे मतलब लेस करना है अगेंस्ट रेवेन्यू इनकम में से। अ पार्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर कैन बी कैपिटलाइज, पार्ट एक्सपेंडिचर मतलब कैपिटलाइज मतलब किसी खर्चे को अगर आप कैपिटलाइज करते हैं, कैपिटलाइज क्यों करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है। जैसे एक फ्लोर बना हुआ था आपकी बिल्डिंग का, पहले से बना हुआ है, अब आपने एक और फ्लोर बनाया, इस फ्लोर को बनवाने में आपका 20 लाख रुपए का खर्चा है एक और फ्लोर बनाने पे, तो ये खर्चा रेवेन्यू नेचर का नहीं है ना, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर आपका लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, कई साल तक ये बिल्डिंग काम देगी, तो ये खर्चा बिल्डिंग की कॉस्ट में जुड़ेगा। तो इसे हम बोलते हैं कैपिटलाइज करना। किसी एक्सपेंस को कैपिटलाइज करने का मतलब ये है कि आप उस खर्चे को फिक्स एसेट का पार्ट मान रहे हैं जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आपको बेनिफिट देगा। A part of expenditure can be capitalized तभी होगा only when these can be traced directly to a definable stream of future benefit। आप किसी खर्चे को कैपिटलाइज तभी करेंगे, यानी असेट की वैल्यू का पार्ट तभी मानेंगे जब वो आपको फ्यूचर बेनिफिट कमा के देगा। This distinction of transaction to revenue and capital is done for the purpose of placing them in profit and loss account and balance sheet। ये बाइफर्केशन करना, क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी है कि कौन सा खर्चा रेवेन्यू और कौन सा कैपिटल, क्योंकि जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं वो तो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, और जो कैपिटल एक्सपेंसेस हैं वो बैलेंस शीट में शो होंगे। फॉर एग्जांपल, रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज देयर बेनिफिट आर फॉर 1 अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि उनका बेनिफिट तो आपको सेम ईयर में मिल जाता है, दैट इज इन विच दे आर इंकर्ड, व्हाइल कैपिटल एक्सपेंडिचर आर प्लेस ऑन द असेट साइड। कैपिटल एक्सपेंडिचर असेट का पार्ट होते हैं, तो असेट साइड आते हैं बैलेंस शीट के, एज दे विल जनरेट बेनिफिट फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, क्योंकि आपको वो 1 साल से ज़्यादा के लिए बेनिफिट्स देते हैं, एंड विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट ऑफ द ईयर ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन। आप प्रोपोर्शनेट बेसिस पे उन्हें पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ऑफ दैट बेनिफिट इन पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर। हैंस बोथ कैपिटल, चाहे कैपिटल एक्सपेंसेस हो चाहे रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो, अल्टीमेटली वो ट्रांसफर तो पीएनएल में होते हैं। बस फर्क ये है कि रेवेन्यू एक्सपेंसेस सेम ईयर में ही पीएनएल में ट्रांसफर हो जाते हैं, जबकि कैपिटल एक्सपेंसेस धीरे धीरे करके पीएनएल में ट्रांसफर किए जाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द ईयर ऑफ स्पेंडिंग, मतलब जिस साल खर्चा होगा सेम ईयर में रेवेन्यू एक्सपेंसेस पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, वाइल जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट ऑफ द ईयर इन विच देयर बेनिफिट आर यूटिलाइज। कैपिटल एक्सपेंसेस उसी साल ट्रांसफर होंगे जैसा उनका बेनिफिट मिलेगा। जैसे डेप्रिसिएशन धीरे धीरे करके आप असेट की वैल्यू को कम करते हैं, पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। देयरफॉर इसलिए वी कैन कंक्लूड, हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हम इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं दैट इट इज़ द टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर देखा जाएगा विच इज़ द मेन डिटर्मिनेंट फॉर ट्रांसफरिंग द एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑल्सो एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थ्रू मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट पे बोलते हैं जिस साल के एक्सपेंस, जिस साल के आप इनकम लिख रहे हैं उसी से रिलेटेड एक्सपेंस लिखिए। विच टेल अस, जो कि बताता है व्हेन एंड हाउ मच ऑफ एक्सपेंसेस टू बी चार्ज अगेंस्ट रेवेन्यू, क्योंकि आप रेवेन्यू मतलब सेल के अगेंस्ट में कौन कौन से खर्चे लिखेंगे। However, distinction मतलब difference between capital and revenue create a considerable difficulty। बहुत बार difficulty भी आती है किसी खर्चे को कब revenue माने कब capital माने। In many cases border line between the two is very thin। बहुत
बॉर्डर लाइन कई बार कुछ खर्चों के बीच में हमें पहचानना बहुत मुश्किल होता है बहुत ज़्यादा कि भाई इसे रेवेन्यू मानना है कि इसे कैपिटल नेचर का मानना है, क्योंकि हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो खर्चा छोटा हो। जैसे मान लीजिए आपने कैलकुलेटर खरीदा, तो कैलकुलेटर खरीदा आपने 1000 रुपीज़ का, ठीक है, और ये कैलकुलेटर 10 साल चल जाएगा, तो क्या ये फिक्स एसेट है? नहीं, अमाउंट भी तो देखना पड़ता है। आपने मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट भी तो पढ़ा था चैप्टर के स्टार्टिंग में। मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जो चीज़ें मटेरियल नेचर की हैं उन्हें ही आप फिक्स एसेट के तौर पे शो करिए। मटेरियल मतलब वैल्यू, बहुत ज़्यादा वैल्यू है उनकी, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। कोई 1000 रुपीज़ का कैलकुलेटर है तो 1000 रुपीज़ कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, तो ऐसे सेम ईयर में प्रिंटिंग स्टेशन का एक्सपेंस मान के आप पीएनएल में ट्रांसफर करिए, तो मटेरियलिटी भी देखी जाएगी एक्सपेंसेस को देखते हुए। तो बहुत थिन लाइन है किसी भी एक्सपेंस को बाइफरकेट करने के लिए कि कई लोगों को लगता है कि रेवेन्यू होना चाहिए, कई लोगों को लगता है वो खर्चा कैपिटल होना चाहिए, पर हमें उसको अकाउंट्स के अकॉर्डिंग बाइफरकेट करना होता है कि इसे रेवेन्यू मानना है, इसे कैपिटल मानता है। ऑडिटर भी जब ऑडिट करने आते हैं तो वे इस चीज़ को जज करते हैं कि कहीं गलती से कैपिटल एक्सपेंसेस को आपने रेवेन्यू तो नहीं दिखा दी, क्योंकि अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू दिखा दिया तो खर्चे बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे और आपकी इनकम कम हो जाएगी, इनकम अंडर स्टेट हो जाएगी। और उल्टा भी हो सकता है, कई बार रेवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटल दिखा दिया तो आपके जो एक्सपेंस है वो कम हो जाएंगे और इनकम बढ़ जाएगी, ओवर स्टेटेड हो जाएगी इनकम। कंसिडरेशन डिटरमाइनिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब कौन सी बातें ध्यान में रखनी है आपको किसी खर्चे को कैपिटल और रेवेन्यू ट्रीट करते हो, क्योंकि अगर रेवेन्यू एक्सपेंसेस है तब तो सेम ईयर में आपको पीएनएल में ट्रांसफर करना है। कैपिटल नेचर का खर्चा है तो उसे कैपिटल यानी फिक्स एसेट की वैल्यू में जोड़ना है और धीरे धीरे करके आपको पीएनएल में ट्रांसफर करना है। तो बेसिक कंसिडरेशन डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो बेसिक डिफरेंस है दोनों को पहचानने का, नेचर ऑफ बिजनेस। ऑब्वियसली नेचर ऑफ बिजनेस तो देखा जाता है, जैसे आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, आपका काम है ज़मीन खरीदना और बेचना, तो ज़मीन लैंड आपके लिए क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंस है, क्योंकि आपका काम ही है डेली खरीदना और बेचना। जबकि कपड़े का बिजनेस है, मैन है, उसने ज़मीन खरीदी ताकि उस पर वो शॉप बना सके, तो उसके लिए ज़मीन क्या है? फिक्स एसेट है। तो आपको नेचर ऑफ बिजनेस देखना होता है सबसे पहले, जिसमें आप डे टू डे डील कर रहे हैं वो आपके लिए रेवेन्यू होगा। फॉर अ ट्रेडर डीलिंग इन फर्नीचर, अगर आप फर्नीचर के ट्रेडर हैं, आप फर्नीचर बेचते खरीदते हैं, परचेज ऑफ फर्नीचर रेवेन्यू, तो आपके लिए फर्नीचर खरीदना एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट फॉर एनी अदर ट्रेड, पर किसी दूसरे बिजनेस के लिए, द परचेज ऑफ फर्नीचर शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। फर्नीचर खरीदना एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है एंड शोन इन द बैलेंस शीट एज एन एसेट, वो एसेट में दिखाया जाएगा। देयरफॉर द नेचर ऑफ बिजनेस वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए बिजनेस का नेचर देखना बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह का बिजनेस करते हैं। क्राइटेरिया इन सेपरेटिंग एन एक्सपेंडिचर बिटवीन कैपिटल माना जाएगा या रेवेन्यू माना जाएगा। तो सबसे पहले हम नेचर ऑफ बिजनेस देखते हैं। रिकरिंग नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर, कोई खर्चा बार बार हो रहा है, जैसे एम्प्लॉयज़ को रख लिया जॉब पे तो सैलरी तो हर महीने देनी पड़ेगी, लाइट पानी के बिल हर महीने देनी पड़ेंगे, तो रिकरिंग मतलब वो बार बार रिपीट हो रहा है, वो खर्चा डे टू डे बेसिस पे हो रहा है, तो वो रेवेन्यू माना जाएगा। और जो कैपिटल एक्सपेंसेस बार बार नहीं होते, जैसे कोई बिल्डिंग आप डेली थोड़ी खरीदते हैं बिजनेस के लिए, कई सालों में एक बार बिल्डिंग खरीदते हैं, मशीनें भी कई सालों में एक बार खरीदी जाती हैं, तो जनरली जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं वो रिकरिंग नेचर के होते हैं, वो डे टू डे बेसिस से पे किए जाते हैं, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, वो कभी कभी किए जाते हैं। इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ एन एक्सपेंसेस क्वाइट ऑफन, बार बार वो होता है वो खर्चा, इन एन अकाउंटिंग ईयर, देन इट इज़ सेड, तो ये कहा जाता है टू बी एन एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर, कि वो रेवेन्यू नेचर का होगा। वाइल नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस इज इनफ्रिक्वेंट, वो बार बार नहीं होते हैं इन नेचर, एंड डू नॉट अकर ऑफन, बहुत जनरली बार बार नहीं होते हैं, बहुत रेयर ही होते हैं इन एन अकाउंटिंग ईयर। मंथली सैलरी और रेंट इज द एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज दे आर इंकर्ड एवरी मंथ, वाइल परचेज ऑफ असेट is not the transaction done regularly, therefore classified as capital expenditure। जैसे परचेज ऑफ असेट है वो बार बार नहीं होती तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रही है, अनलेस मटेरियलिटी क्राइटेरिया डिफाइंड इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मटेरियलिटी क्राइटेरिया भी देखना जाता है, बताया था ना, कब फिक्स असेट को आप किसी को फिक्स असेट मानते हैं तो आपको दो चीज़ें देखनी, एक तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देना चाहिए आपको, मतलब एक साल से ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए, और फ्यूचर में कोई बेनिफिट्स वो आपको कमा के दें, ठीक है, इकोनॉमिक बेनिफिट, कोई प्रॉफिट आपको होना चाहिए उस असेट की वजह से, एक तो लॉन्ग टर्म चले, एक साल से ज़्यादा चले, और कोई इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें होती हैं आप उसे फिक्स असेट बोलते हैं। पर इसके अलावा आपको मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट भी चेक करना होता है। मटेरियलिटी मतलब उसकी वैल्यू भी देखनी होती है, हो सकता है बहुत मिनिमल वैल्यू की हो, बहुत कम वैल्यू की हो वो असेट, जैसे मान लीजिए 500 रुपये की कोई असेट है, 500 रुपये का कैलकुलेटर खरीदा, 500 रुपये का पंचिंग मशीन खरीदी, बहुत सी ऐसी असेट हैं जो एक साल से क्या 10-10 साल चल जाती, पर मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उन्हें आप असेट नहीं मानेंगे क्योंकि उनकी वैल्यू बहुत कम है। अब कितनी वैल्यू से ज़्यादा होने पे आप उसे असेट मानेंगे, कितनी वैल्यू के कम होने पे उसे असेट मानेंगे, वो डिपेंड करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी पर। जैसे कई ऑर्गेनाइजेशन एक क्राइटेरिया बना लेती है कि 20,000 रुपये से ज़्यादा है किसी असेट का अमाउंट
तभी वो फिक्स एसेट में आएगी। अगर 20,000 से कम की कोई एसेट है, भले ही वो 10 साल चलेगी, फिर भी आप उसे रेवेन्यू एक्सपेंस मानते हुए पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि ये डिपेंड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन पे वो क्या वैल्यू फिक्स करती है किसी चीज़ को फिक्स एसेट ट्रीट करने के लिए। पर्पस ऑफ एक्सपेंसेस भी देखा जाता है कि अगर आपने उसे सेम ईयर के में किया है, कोई वो खर्चा जिसका बेनिफिट सेम ईयर में मिल जाएगा, तब तो वो रेवेन्यू होगा, और एक साल से ज़्यादा के लिए किया है तो वो कैपिटल होगा। एक्सपेंसेस वो रिपेयर कर रहे हैं आप ऑफ मशीन में बी इंकर्ड इन कोर्स ऑफ नॉर्मल मेंटेनेंस, उस असेट का मतलब मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं कोई खर्चा, तो रेवेन्यू नेचर का होगा। ऑन दी अदर हैंड एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर मेजर रिपेयर, कोई असेट को बहुत मेजर रिपेयर करा रहे हैं, मॉडिफाई करा रहे हैं, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, जिससे उससे काम करने की क्षमता बढ़ती है, तो वो कैपिटल नेचर का माना जाएगा खर्चा। जैसे कोई मशीन है, अब वो अभी 1000 प्रोडक्ट बनाती है, पर अगर आप कोई एक्सपेंस करते हैं बहुत ज़्यादा उस पर, और इसके बाद उसकी 1200 हो जाएगी प्रोडक्शन कैपेसिटी, 1200 यूनिट्स बनाएगी, तो जो खर्चा आपने किया रिपेयर का, जैसे मान लीजिए 10 लाख खर्च किए इस पर, तो ये रेवेन्यू नहीं माना जाएगा, कैपिटल नेचर का माना जाएगा, क्योंकि इससे उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी। यानी कोई भी एक्सपेंस करते हैं आप किसी फिक्स एसेट पे, जिससे उसकी कैपेसिटी मेंटेन रहती है, बढ़ती नहीं है। जैसे कोई बिल्डिंग है, उसका वाइट वॉश आपने कराया, पुताई कराई, वाइट वॉश कराया, तो इसकी कैपेसिटी थोड़ी बढ़ेगी, मेंटेन रहेगी, टूट फूट कम होगी, सुंदर लगेगी बिल्डिंग, दैट्स इट। तो ये जो वाइट वॉश कराया है तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंस होगा। पर आपने एक फ्लोर ही बना दिया पूरा, तो इससे उसकी कैपेसिटी बढ़ गई उस बिल्डिंग की, तो वो कैपिटल नेचर का माना जाएगा। However, determination of cost of maintenance in ordinary repair which should be expense as opposed to a cost which ought to be capitalized not always simple। पर ये लाइन कह रही है कि हमेशा ही पहचानना बहुत मुश्किल होता है, सिंपल नहीं होता कि किस रिपेयर एक्सपेंस को आप रेवेन्यू माने और किस रिपेयर एक्सपेंस को कैपिटल माने, क्योंकि आपको प्रूफ करना होगा, पहचानना होगा कि अगर उस रिपेयर एक्सपेंस, उस मेंटेनेंस एक्सपेंस, उस एसेट की कैपेसिटी बढ़ रही है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, तब तो वो कैपिटल नेचर का माना जाएगा, और कैपेसिटी मेंटेन रहती है तो वो रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। आप कोई खर्चा आप कर रहे हैं, ये भी देखा जाएगा कि उसकी रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी, बिजनेस की रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी बढ़ रही है या मेंटेन हो रही है। द एक्सपेंसेस विच हेल्प टू जनरेट इनकम, कोई भी खर्चा जो इनकम को कमाने में मदद करता है, रेवेन्यू इन द करंट पीरियड और रेवेन्यू माना जाएगा इन नेचर एंड शुड बी मैच अगेंस्ट द रेवेन्यू, वो इनकम से मैच होगा इन द करंट पीरियड। ऑन दी अदर हैंड, इफ एक्सपेंडिचर हेल्प टू जनरेट रेवेन्यू ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, ऐसा कोई भी खर्चा करते हैं जो आपको कई सालों तक कमा के देगा, इट इज़ जनरली कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। व्हेन एक्सपेंडिचर इंप्रूवमेंट एंड रिपेयर ऑफ फिक्स एसेट इज डन, अगर आप किसी भी फिक्स एसेट पे कोई इंप्रूवमेंट करते हैं, रिपेयर करते हैं, इट हैज़ टू बी चार्ज टू पीएनएल अकाउंट, रिपेयर एक्सपेंसेस तो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। इफ द एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट फ्रॉम फिक्स एसेट डू नॉट चेंज, अगर उस फिक्स एसेट का एक्सपेक्टेड फ्यूचर बेनिफिट चेंज नहीं होते, यानी आप मेंटेन कर रहे हैं उस फिक्स एसेट को, उससे फ्यूचर इनकम नहीं बढ़ रही है, it will be included in the book value of the asset where the expected future benefit from asset increase। वही सेम चीज़, अगर किसी एसेट की कैपेसिटी बढ़ती है जिससे फ्यूचर बेनिफिट ज़्यादा होंगे उस एसेट पे, तो आपने जो रिपेयर का खर्चा किया वो कैपिटलाइज्ड होगा, वो उस एसेट की वैल्यू का पार्ट होगा। सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप कोई भी ऐसा खर्चा करते हैं किसी फिक्स एसेट पे जिससे उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, उसकी कमाने की क्षमता बढ़ती है, या उसकी लाइफ एक्सटेंड होती है, जैसे 5 साल है लाइफ, अब 7 साल हो जाएगी उस एसेट की, या 10 साल हो जाएगी रिपेयर कराने के बाद, या तो लाइफ बढ़ जाए या कमाने की क्षमता बढ़ जाए, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाए, तो वो जो खर्चा होगा वो कैपिटल नेचर का होगा, आप उसे कैपिटलाइज्ड करेंगे। कैपिटलाइज मतलब उसे उस एसेट की वैल्यू में ऐड करेंगे, पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करेंगे। और अगर उससे कैपेसिटी मेंटेन रहती है, कोई कैपेसिटी इंक्रीज नहीं होती है, मेंटेन रहती है, तो वो एक्सपेंस रेवेन्यू नेचर का माना जाता है, और रेवेन्यू एक्सपेंस सेम ईयर में पीएनएल में ट्रांसफर हो जाते हैं। मटेरियलिटी ऑफ द अमाउंट, मटेरियलिटी तो देखा ही जाएगा, वो अमाउंट कितना इन्वॉल्व हो रहा है, ऐसे थोड़ी 100 रुपये कोई आप असेट मान लेंगे, डिपेंड अमाउंट भी देखा जाएगा। रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व, ये भी देखा जाएगा कितना अमाउंट इन्वॉल्व है, इज़ अनदर इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन डिस्टिंक्शन बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंस। बहुत नॉमिनल अमाउंट है तो आप उन चीज़ों को असेट नहीं मानते हैं, भले ही वो लॉन्ग टर्म चले, और बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है और वो बेनिफिट लॉन्ग टर्म दे रहा है कमा के वो खर्चा, एज पर मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, तो आप उसे असेट ट्रीट करते हैं। डिफरेंस दे रखा है कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंसेस में, डिफरेंस दे रखा है वो हम पढ़ लेते हैं।
एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हम पढ़ चुके हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कंट्रीब्यूट टू रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो आपकी कमाने की क्षमता बढ़ाते हैं, एक साल से ज़्यादा आपको बेनिफिट देते हैं। वेयर एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस इंकर टू जनरेट रेवेन्यू फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। रेवेन्यू एक्सपेंसेस तो सेम ईयर में आपको बेनिफिट कमा के देते हैं। द रेवेन्यू एक्सपेंसेस आइदर अकर और इन डायरेक्ट रिलेशन विद द रेवेन्यू, जिनका सेल के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, और इन रिलेशन विद अकाउंटिंग पीरियड है वो अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरी, रेंट एटसेट्रा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डायरेक्टली रिलेटेड टू सेल, आपने कितनी कॉस्ट का सामान बेचा वो सेल से डायरेक्टली रिलेटेड है। वेयर एज रेंट इज रिलेटेड टू द पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। रेंट तो एक अकाउंटिंग पीरियड से रिलेट होता है, यानी जो रेवेन्यू एक्सपेंस होते हैं वो सेल से रिलेटेड भी हो सकते हैं, इनकम को कमाने के लिए जो रहा है वो, प्लस टाइम पीरियड से रिलेटेड हो सकते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिप्रेजेंट एक्विजिशन ऑफ एनी टेंजिबल इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। कोई एसेट खरीदते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। टेंजिबल मतलब जो एसेट दिखाई देती हैं, जिन्हें आप छू सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग। इंटेंजिबल जिन्हें आप छू नहीं सकते पर वो आपको बेनिफिट्स देती हैं, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फॉर इंड्यूरिंग फ्यूचर बेनिफिट्स। देयरफॉर the benefits arising out of capital expenditure last for more than one accounting period। capital expenditure का benefit आपको एक साल से ज़्यादा के लिए मिलता है। whereas those arising out of revenue expenses expire in the same accounting period। और revenue expense का benefit आपको same year में मिल जाता है। key differences between capital and revenue expenses के बीच में difference बता रखें। पीरियड ऑफ बेनिफिट, ये तो बहुत ईजी है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए मिलता है, इसका सेम ईयर में मिलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इंकर टू प्रोवाइड अ बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंकर टू प्रोवाइड अ बेनिफिट ड्यूरिंग द करंट पीरियड इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन्हांसमेंट वर्सेस मेंटेनेंस। इन्हांसमेंट मतलब बढ़ना, इंक्रीज होना भी पढ़ाया था। किसी एसेट पे अगर आप कोई खर्चा करते हैं जिससे उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, बिजनेस को वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, तो वो एक्सपेंस कैपिटल नेचर का माना जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इंकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की कमाने की क्षमता बढ़ती है। ऑल्टरनेटिवली इट ऑल्सो इंक्लूड एन एक्सपेंडिचर टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। या कोई खर्चा कम कर रहा है, जैसे मान लीजिए कोई मशीन है, अभी वो 1 लाख रुपए का खर्चा आप उस मशीन पे करते हैं मेंटेनेंस वगैरह का, तब जाके वो आपको 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करके देती है। पर अगर आप मान लीजिए इस पर कोई ऐसा मेजर कंपोनेंट लगाते, कोई कहता है कि मार्केट में कंपोनेंट मिलता है 30,000 का, अगर आप इस मशीन में फिट कर देते हैं तो ये मशीन आपका जो यूनिट है वो बड़ा 1200 यूनिट्स बनाने लग जाएगी। तो ये जो खर्चा किया 30,000 का रिपेयर का, ये कैपिटल नेचर का हुआ, क्योंकि इससे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई। दूसरा एग्जांपल, आपका लाइट का बिल 1 लाख रुपए आता है हर महीने बिजनेस का। अब कोई कह रहा है कि आप ये यूनिट लगा लीजिए, अपनी एक डिवाइस लगा लीजिए अपनी फैक्ट्री में, इससे आपके लाइट का बिल 20% कम हो जाएगा, 20,000 रुपये बचेंगे हर महीने। तो फिर ये जो डिवाइस आप लगाएंगे कैपिटल नेचर का होगा, क्योंकि आपकी कॉस्ट को कम कर रहा है, आपके बिजनेस के खर्चों को बचाने में मदद कर रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स इंकर टू मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा होता है वो रेवेन्यू नेचर का होता है। जैसे लाइट, पानी का बिल, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, लाइट पानी का बिल, एम्प्लॉय की सैलरी एक्सेट्रा। एग्जाम्पल कैपिटल एक्सपेंडिचर के होगी, कोई मशीन खरीदी, कार खरीदी, फर्नीचर खरीदा एक्सेट्रा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एग्जाम्पल हुए, सैलरी ऑफ अकाउंटिंग रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस हुए। अब एग्जाम्पल करते हैं 1, स्टेट विथ रीजन, कारण सहित आपको बताना है वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। के स्टेटमेंट सही हैं या गलत हैं। पहला, ओवरऑल एक्सपेंसेस मतलब बहुत ज़्यादा आपने खर्चा किया। सेकंड हैंड मशीन परचेज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कोई सेकंड हैंड मशीन खरीदी है आपने जिस पे आपने काफ़ी मेजर एक्सपेंस किया, क्या वो रेवेन्यू नेचर का होगा? नहीं, गलत। आप पढ़ चुके हैं, अगर कोई मशीन आप खरीदते हैं और उस पर कोई ऐसा एक्सपेंस करते हैं जिससे उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, क्योंकि सेकेंड हैंड मशीन है, तो आप भले आपके लिए दूसरे के लिए सेकेंड हैंड थी, पर आपके लिए तो फर्स्ट हैंड ही ना, आप तो उसे पहली बार यूज़ करेंगे, तो उसे वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए आपने खर्चा किया होगा। तो किसी मशीन को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए जो एक्सपेंस करते हैं वो कैपिटल नेचर का होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स। ओवरऑल एक्सपेंसेस आर इंकर टू पुट सेकंड हैंड मशीन इन वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए आप खर्चा कर रहे हैं। टू डिराइव मतलब रिसीव करना, टू रिसीव इंड्यूरेबल लॉन्ग टर्म एडवांटेज मिलेगा आपको इस मशीन से, सो इट शुड बी कैपिटलाइज। तो जो खर्चा आप कर रहे हैं, जो ओवरऑल एक्सपेंस कर रहे हैं, जो मेजर एक्सपेंस कर रहे हैं, ये कैपिटलाइज्ड किए जाएंगे, यानी एसेट की वैल्यू में जुड़ेंगे, P&L में ट्रांसफर नहीं होंगे।
मनी सेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, गलत। अभी आपने पढ़ा था कोई ऐसा खर्चा आप करते हैं जिससे आपके खर्चे कम होते हैं बिजनेस के, तो वो खर्चा कैपिटल नेचर का माना जाएगा। फॉल्स, इट मे बी रीजनेबली प्रिज्यूम दैट मनी स्पेंट फॉर रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कोई भी खर्चा आप करते हैं किसी रेवेन्यू एक्सपेंस को कम करने के लिए, वुड हैव जनरेटेड लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू द एंटिटी, इससे बिजनेस को फायदा ही होता है लंबे समय तक। सो दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये कैपिटल एक्सपेंड माना जाएगा। लीगल फीस टू एक्वायर प्रॉपर्टीज कैपिटल एक्सपेंडिचर टू, ये तो आप 11th क्लास से पढ़ रहे हैं। किसी कैपिटल एसेट को खरीदते समय और काम में लेने से पहले, किसी भी कैपिटल एसेट को काम में लेने से पहले तक जो भी एक्सपेंस होते हैं वो कैपिटल नेचर के होते हैं। तो अगर कोई कैपिटल एसेट आप खरीद रहे हैं जिसमें कोई लीगल फीस दे रहे हैं, कोई ट्रांसपोर्टेशन फीस दे रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन फीस दे रहे हैं, वो कैपिटल नेचर की मानी जाएगी। ट्रू, लीगल फीस पेड टू एक्वायर एनी प्रॉपर्टी इज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, इट इज इंकर्ड टू पोजेस द ऑनरशिप, आपको ऑनरशिप लेनी से लीगल एक्सपेंस दी राइट ऑफ द प्रॉपर्टी एंड हेंस एट द कैपिटल नेचर। Amount spent as lawyer fee to defend a suit claiming that the firm factory site belong to the plaintiff land is capital expenditure। मतलब आपकी ज़मीन पे कोई दूसरा कंपनी दावा कर रही है तो आपने कोर्ट में सूट फाइल किया, सूट मतलब केस कर रखा है, तो आपको लॉयर को फीस देनी है ताकि कोर्ट में आपके फेवर में डिसीजन आ सके। कोर्ट केस में तो आपको केस तो लड़ना ही पड़ेगा, तो ये तो मेंटेन करने के लिए हो रहा है ना, ये कोई टाइटल थोड़ी मिलेगा, प्रॉपर्टी तो आपकी है, आप अपने को बचाने डिफेंड कर रहे हैं, केस लड़ रहे हैं ताकि वो प्रॉपर्टी पे इलीगल जो कब्जा है उसे हटाया जा सके। तो ये रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा, कैपिटल नेचर का नहीं माना जाएगा, कोई इससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिल रहा। फॉल्स, लीगल एक्सपेंसेस इंकर टू डिफेंड मतलब बचाव कर रहे हैं, अ सूट केस क्लेमिंग दैट द फैक्ट्री फर्म साइट बिलोंग टू द प्लेंटिफ इज मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर ऑफ द असेट, बाय दिस एक्सपेंसेस नाइदर एनी इंड्यूरेबल बेनिफिट कैन बी ऑब्टेन फ्यूचर, कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इन एडिशन टू दैट व्हाट इज प्रेजेंटली अवेलेबल, क्योंकि वो असेट ऑलरेडी आप यूज़ कर रहे हैं। नॉट द कैपेसिटी ऑफ द असेट विल बी इंक्रीज, ना ही असेट की कोई कैपेसिटी बढ़ रही है। मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर इज इन रिलेशन टू एन असेट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्म आउट पार्ट, वॉर्म मतलब टूट फूट हो गया, छोटा मोटा औजार कोई मशीन का वो गिर गया टूट गया, अब उसे रिप्लेस कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर गलत, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, तो मेंटेन कर रहा है ना, उस पार्ट को लगाना पड़ेगा मशीन को चलाने के लिए। हाँ, अगर इस पार्ट को लगाने से मशीन की कैपेसिटी बढ़ती है तो वो कैपिटल नेचर का होता है, पर ऐसा तो कुछ नहीं लिखा होता है, रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अमाउंट स्पेंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एनी वॉर्म आउट पार्ट ऑफ अ मशीन इज रेवेन्यू एक्सपेंस होगा, सिंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट। Expenditure incurred on repair and whitewash for the first time on a purchase of an old building are revenue expense। गलत, फर्स्ट टाइम परचेज कर रहे हैं कोई एसेट तो बताया था, काम में लेने तक जो भी खर्चा आप करेंगे, लीगल एक्सपेंस, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, वाइट वॉश वगैरह, वो कैपिटल नेचर का माना जाएगा। False, repairing and whitewash expenses for the first time of an old building are incurred to put the building in usable condition, क्योंकि आप usable condition में लाने के लिए उस पर खर्चा कर रहे हैं। These are part of the cost of building, accordingly these are capital expenditure मान जाएंगे। अब हाँ, एक बार आपने वाइट वॉश करा दिया, काम लेना शुरू कर दिया नई बिल्डिंग को, अब उसके बाद अब जो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जो भी वाइट वॉश कराएंगे वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का पार्ट माना जाएगा, वो रेवेन्यू नेचर का माना जाएगा। Expenses in connection with obtaining a license for running the cinema is a capital expenditure। True, लाइसेंस तो लेना पड़ेगा, सिनेमा हॉल खोलना है आपको तो लाइसेंस लेना पड़ता है, लाइसेंस उस लाइसेंस से आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है, आप सिनेमा हॉल खोल के इनकम कमा सकते हैं, तो ये ट्रू है। इन द सिनेमा हॉल कुड नॉट बी स्टार्टेड विदाउट लाइसेंस, बिना लाइसेंस के आप सिनेमा हॉल नहीं स्टार्ट कर सकते। एक्सपेंडिचर इंकर टू ऑब्टेन द लाइसेंस प्री ऑपरेटिव एक्सपेंसेस, ये काम में लेने से पहले का खर्चा, क्योंकि पहले आप लाइसेंस लोगे तभी सिनेमा हॉल ऑपरेट होगा, विच इज़ कैपिटलाइज, इसे आपको असेट की वैल्यू में जोड़ना होगा, मतलब असेट माना जाएगा। सच एक्सपेंसेस आर अमोर्टाइज ओवर अ पीरियड टाइम, अमोर्टाइज धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको लाइसेंस दिया गवर्नमेंट ने 20 करोड़ में, 5 साल तक आप सिनेमा हॉल खोल के लोगों को मूवी दिखा सकते हैं, तो आप धीरे धीरे से अमोर्टाइज मतलब किसी एक्सपेंस को राइट ऑफ करना, तो 5 साल में भाग लगेगा, हर साल 4 करोड़ P&L में जाएंगे, 16 करोड़ फिर असेट में जाएंगे, फिर नेक्स्ट ईयर 4 करोड़ फिर P&L में जाएंगे 12 करोड़, धीरे धीरे करके असेट खत्म हो जाएगी, इंटेंजिबल, इससे बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। फिक्स असेट की वैल्यू को कम करने के प्रोसेस को आप डेप्रिसिएशन नाम देते हैं। डेप्रिसिएशन शब्द तब यूज़ किया जाता है जब आप किसी फिक्स असेट की वैल्यू को कम कर रहे हैं और किसी इंटेंजिबल असेट की वैल्यू को आप कम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम कौन से शब्द यूज़ करते हैं, अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज़ करते हैं। मतलब दोनों का सेम है कि आप असेट की वैल्यू को प्रोपोर्शनेटली कम कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन वर्ड तब यूज़ होगा जब आप किसी फिक्स असेट की वैल्यू को कम करेंगे जो कि टेंजिबल नेचर की है,
जिसे आप छू सकते हैं। और जो इंटेंजिबल नेचर की हैं, जो गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, ट्रेडमार्क, वहाँ पे अगर उसकी वैल्यू को भी कम करेंगे टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि 5 साल के लिए दिया है लाइसेंस, तो धीरे धीरे करके इसकी वैल्यू कम करनी है आपको। हर साल 4 करोड़ प्रोपोर्शनल बेसिस पे पीएनबी में ट्रांसफर होंगे, तो इस 4 करोड़ को आप बोलेंगे अमोर्टाइज्ड ऑफ लाइसेंस। आप लाइसेंस एक्सपेंडिचर को अमोर्टाइज कर रहे हैं, तो अमोर्टाइजेशन में इंटेंजिबल एसेट के लिए यूज़ होता है। 8 पॉइंट अमाउंट स्पेंड, खर्चा किया आपने फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्प्रेरी हट्स बनाई, झोपड़ी बनाई है टेम्प्रेरी, which are were necessary for construction of cinema house were demolished when the cinema house was ready is a capital expenditure। ट्रू है। आप देखते हैं बड़े बड़े फ्लैट बनते हैं, बिल्डिंग बनती है, तो 5-6 छोटे छोटे झोपड़ियाँ बनाई जाती है, इसमें सीमेंट रख सकें, 2-3 गार्ड रुक सकें रात को, तो टीन शेड वाली छोटी छोटी झोपड़ियाँ बना दी जाती है जब तक बिल्डिंग नहीं बनती, और जब बिल्डिंग बन जाएगी तो उन्हें डिमोलिश कर दिया जाता है, उन झोपड़ियों को हटा दिया जाता है। तो ये झोपड़ियाँ क्यों बनवाई हैं आपने? आप उस बिल्डिंग को काम में लेना चाहते हैं इसलिए, तो ताकि आप सीमेंट रख सकें, उसमें गार्ड वगैरह रख सकें, जब तक कोई चोरी चकारी ना हो जाए, पीछे से कोई नुकसान ना पहुँचाए आपकी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को। तो ये खर्चा लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए कर रहे हैं ना, अब ये खर्चा आपको बेनिफिट फ्यूचर में कमा के देगा, बिल्डिंग बन जाएगी, आप काम में ले पाएंगे, तो ये कैपिटल नेचर का माना जाएगा। ट्रू कॉस्ट ऑफ टेम्प्रेरी हट कंस्ट्रक्टेड जो हो रही हैं, विच वर नेसेसरी, जो कि ज़रूरी थी फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिनेमा हाउस को बनाने के लिए, इज अ पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का पार्ट है, सिनेमा हाउस में जुड़ेगा। देयरफॉर सच कॉस्ट आर टू बी कैपिटलाइज, इन्हें कैपिटलाइज माना जाएगा, इन्हें पीएनए में ट्रांसफर नहीं करेंगे, इन्हें बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है। किसी कैपिटल नेचर का खर्चा अगर आप करते हैं तो उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिलता है, इससे आप उसे धीरे धीरे करके पीएनएल में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर फिक्स असेट है तो डेप्रिसिएशन के नाम से ट्रांसफ़र करते हैं, अगर वो इंटेंजिबल असेट है तो अमोर्टाइजेशन के नाम से उसे ट्रांसफ़र करते हैं, और अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंस है तो उसको सेम ईयर में आप पीएनएल के डेबिट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि उसका बेनिफिट सेम ईयर में मिल जाता है आपको। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए तो आप उसको पता लग जाए आपको स्टार्टिंग में। थैंक यू सो मच।